मई 1999। कारगिल। सुबह का हल्का अंधेरा और एक पहाड़ी की तरफ चढ़ते 6 नौजवान। उनमें सबसे छोटा सिर्फ 22 साल का था। कुछ ही हफ्ते पहले उसने पहली बार वर्दी पहनी थी। उन्हें बताया गया था, यह बस एक आम पेट्रोल है, एक खाली चौकी तक जाना है और देखना है कि सब ठीक है। लेकिन वो चौकी खाली नहीं थी। अचानक गोलियां चली, घंटों चली और फिर सन्नाटा। उस रात भारत को एक खबर मिली, लेकिन वो खबर हमारी अपनी फौज से नहीं आई। वो आवाज आई सरहद के उस पार से, दुश्मन की आवाज। ऐलान हुआ कि भारत के सैनिक अब उनके कब्जे में हैं। सोचिए, हम अभी भी समझ रहे थे शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, और दुश्मन हमें बता रहा था कि उसने हमारे जवान पकड़ लिए हैं। उस एक पल में एक सवाल खड़ा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हम लड़ किससे रहे थे? ये कहानी है उस हमले की जिसने भारत की सरहदों पर युद्ध की शुरुआत कर दी। कारगिल, द वॉर दैट चेंज्ड इंडिया। एक जंग जो भारत आज तक भूल नहीं पाया। इस कहानी को समझने के लिए हमें इन पहाड़ों का एक राज जानना होगा। कारगिल की ये चोटियां सर्दियों में इतनी ठंडी हो जाती हैं कि वहां जिंदा रहना भी नामुमकिन है। इसलिए हर साल सर्दी आते ही दोनों देशों की फौज अपनी ऊंची चौकियां खाली कर देती थी। ये एक अनलिखा भरोसा था। सर्दियों में कोई युद्ध नहीं होता था। फिर गर्मियां आती, बर्फ पिघलती और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी चौकियों पर लौट जाती। 1999 की उस गर्मी में भी भारत यही कर रहा था। हर सेक्टर से छोटी छोटी टीमें ऊपर भेजी गईं, सिर्फ ये देखने कि बर्फ पिघली या नहीं, चौकियां वापस लेने लायक हुई या नहीं। एक मामूली सा हर साल का काम। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कुछ टीमें ऊपर गईं और उनकी कोई खबर नहीं आई, न कोई संदेश, न सब ठीक है का इशारा। बस एक अजीब सी खामोशी। कुछ तो था जो उन ऊंचाइयों पर इंतजार कर रहा था। यहां एक बात समझना जरूरी है, सेना ऊपर 2 वजहों से जाती है। एक होती है पेट्रोल, अपनी ही जमीन पर एक मामूली चक्कर, ये देखने की सब ठीक है। और दूसरी होती है रिकॉनेसेंस, जब आपको पता हो कि दुश्मन सामने है और आप पूरी तैयारी से उसे ढूंढने जाते हैं। लेकिन भारत के जवान पेट्रोल ही समझकर ऊपर गए थे, अपनी ही खाली चौकी पर। उन्हें नहीं पता था कि वो सीधे दुश्मन के बिछाए हुए जाल में जा रहे थे। ऊपर एक तैयार दुश्मन छुपा बैठा था, पत्थरों के पीछे, बंकर्स में, हमारी नजरों से दूर। ये हमारी कमजोरी नहीं थी, ये दुश्मन का धोखा था। उसने उसी भरोसे पर वार किया जिस भरोसे पर कुछ दिन पहले समझौता किया गया था। और जब पहली गोली चली, तब भारत को समझ आया, ये कोई आम पेट्रोल नहीं रहा, ये कुछ और था। मई 1999, काक्सर सेक्टर, पॉइंट 5299, जिसे फौज प्यार से बजरंग पोस्ट कहती थी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसी एक छोटी सी चौकी, सर्दियों में खाली, अब वापस लेने का वक्त था। उस पेट्रोल को लीड कर रहे थे एक नौजवान ऑफिसर, नाम लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, 4 जट रेजिमेंट, उम्र सिर्फ 22 साल। ये उनकी जिंदगी की पहली पोस्टिंग थी, पहली बार सरहद पर, और
ये उनका आखिरी सफर बनने वाला था। उनके साथ थे 5 जवान, 5 नाम जिन्हें भारत को हमेशा याद रखना चाहिए। सिपाही अर्जुन राम, भनवर लाल बगारिया, भीका राम, मूला राम, नरेश सिंह। 6 लोग एक खाली चौकी की तरफ। वो ऊपर चढ़े और जैसे ही पास पहुंचे चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। सामने कुछ घुसपैठिए नहीं थे, ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी और उसके साथ SSG कमांडोज, उनके सबसे खतरनाक लड़ाके। 6 के सामने एक पूरी फौज। लेकिन वो 6 जवान झुके नहीं, लड़ते रहे। आखिरी गोली खत्म होने तक लड़ते रहे और जब आखिरी गोली भी चल गई तब घिरे हुए अकेले वो भारतीय फौजी दुश्मन के हाथ लग गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले थे, उनके हथियार उनका साथ छोड़ गए थे। उसी रात एक रेडियो पर एक ऐलान हुआ, रेडियो स्कार्दू पर। यहां रुकिए, ये रेडियो स्कार्दू आखिर था क्या? स्कार्दू पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का एक शहर, पाकिस्तानी फौज का एक बड़ा फॉरवर्ड बेस और वहां का सरकारी रेडियो स्टेशन रेडियो स्कार्दू। अब इस बात का दर्द समझिए, हमारे जवानों से हमारा रेडियो संपर्क टूट चुका था। हमें नहीं पता था वो जिंदा हैं या नहीं और उनकी पहली खबर हमें अपनी फौज से नहीं, दुश्मन के रेडियो से मिली। अपने ही बेटों के बारे में हमें दुश्मन ने बताया। 2 दिन बीते, 17 मई। कालिया और उनके साथी अब भी लापता थे। भारतीय सेना ने एक और टुकड़ी भेजी उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए। इस रेस्क्यू पार्टी को लीड कर रहे थे कैप्टन अमित भारद्वाज, वही 4 जट रेजिमेंट। लगभग 30 जवान अपने साथियों को बचाने निकले, लेकिन जैसे ही वो बजरंग पोस्ट के पास पहुंचे, ऊपर से आग बरस पड़ी। भारी आर्टिलरी, मशीन गन्स, चारों तरफ से हमला। और उसी पल उन्हें असली सच दिखा। सामने चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये एक पूरी मोर्चाबंद पाकिस्तानी बटालियन थी, ऊंचाई पर जमी हुई। कैप्टन भारद्वाज समझ गए 30 जवान इस दुश्मन के सामने एक जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने हुक्म दिया, पीछे हटो, वापस जाओ और नीचे जाकर बताओ दुश्मन कितना बड़ा है। लेकिन पीछे हटना भी आसान नहीं था, किसी को रुककर साथियों को कवर देना था। और 2 लोग आगे आए, कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह शेरॉन। उन्होंने कहा, तुम जाओ, हम रोकते हैं। उनकी गोलियों की आड़ में बाकी जवान बच निकले और उन्होंने नीचे जाकर बताया, ये जंग है, पूरी जंग। लेकिन कैप्टन भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह वापस नहीं लौटे। उसी पहाड़ी पर लड़ते हुए शहीद हो गए और वो पहाड़ी दुश्मन के कब्जे में थी, इसलिए उनके पार्थिव शरीर 2 महीने तक वहीं रहे, 13 जुलाई तक, जब तक भारत ने वो चोटी वापस नहीं छीन ली। 2 और नाम इस जंग की पहली कुर्बानियों में जुड़ गए। भारद्वाज की उस टुकड़ी ने अपनी जान देकर भारत को वो सच बताया जो अब तक धुंधला था। सामने मिलिटेंट्स नहीं थे, सामने पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी। बजरंग पोस्ट वो जगह थी जहां भारत को पहली बार साफ दिखा, हम एक जंग में हैं। और इन कुर्बानियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। कैप्टन भारद्वाज शहीद हो चुके थे, लेकिन वो 6 जवान सौरभ कालिया और उनके साथी जो दुश्मन के कब्जे में थे, उनके साथ
अब क्या हो रहा था? इस सवाल का जवाब इस पूरी जंग का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। पकड़े जाने के बाद 22 दिन तक वो 6 जवान दुश्मन की कैद में रहे और इन 22 दिनों में हजारों किलोमीटर दूर एक घर में एक मां दरवाजे की तरफ देखती रही। हर आहट पर लगता शायद बेटा लौट आया। हर फोन की घंटी पर एक उम्मीद जागती। लेकिन उस कैद में उन जवानों के साथ जो हुआ उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जंग के भी कुछ कानून होते हैं। कैदियों के साथ कैसा सुलूक होगा इसके भी उसूल होते हैं। जिनीवा कन्वेंशन, वो हर एक उसूल उस कैद में तोड़ दिया गया। 22 दिन तक इन नौजवानों पर वो जुल्म ढाया गया जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। और फिर 9 जून को दुश्मन ने उनके पार्थिव शरीर वापस लौटाए। वो पार्थिव शरीर जिन्हें देखकर बड़े बड़े फौजी डॉक्टर भी कांप गए। जो लड़के अपने पैरों पर चलकर उस पहाड़ी पर गए थे वो इस हाल में लौटे कि शायद उनकी अपनी मां भी उन्हें पहचान न पाती। सौरभ कालिया सिर्फ 22 साल के थे। उनकी पूरी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। सपने, उम्मीदें, एक पूरा भविष्य, और वो सब उस बर्फीली कैद में खत्म कर दिया गया। जब ये सच देश के सामने आया तो पूरा हिंदुस्तान कांप उठा, गुस्से से और दर्द से। भारत ने दुनिया के सामने आवाज उठाई। ये जंग के हर कानून का खुला उल्लंघन था। लेकिन पाकिस्तान हर बात से मुकर गया। लेकिन उन 6 जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि बजरंग पोस्ट पर बहे उस खून ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारत के उस इरादे को जन्म दिया कि अब इस दुश्मन को एक एक चोटी से उखाड़कर फेंका जाएगा। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी इस जंग के पहले शहीद बने और उनकी कहानी उस आग की पहली चिंगारी थी जो आगे एक पूरी जंग बनने वाली थी। उनका नाम भारत कभी नहीं भूलेगा। बजरंग पोस्ट ने एक सच खोल दिया था, दुश्मन अंदर है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था, कितना अंदर? और इस सवाल का जवाब एक एक करके सामने आया और हर जवाब एक कीमत मांग कर आया। द्रास से एक पेट्रोल ऊपर गई, वापस नहीं आई। बतालिक से खबर आई, वहां भी दुश्मन है। कक्सर, मुश्को, हर तरफ से एक ही आवाज, दुश्मन यहां भी है, यहां भी, यहां भी। पहले लगा था चंद लोग, फिर अंदाजा बदला कुछ दर्जन, फिर 100, फिर कई 100। नंबर बढ़ता गया और साथ ही एक डर और दहशत। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह थी, कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। हर सेक्टर अलग, हर कमांडर के पास अपनी खबर, अपना अंदाज, और बीच में मीलों की बर्फ बिछी थी और टूटी हुई रेडियो लाइंस। कुछ टुकड़े थे पर तस्वीर पूरी नहीं बन रही थी, और जब तक तस्वीर पूरी होती हर दिन नए शहीदों के नाम जुड़ रहे थे, क्योंकि हर रिपोर्ट एक पेट्रोल थी और हर पेट्रोल में किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी घर के चिराग थे। कई पेट्रोल घात लगाकर मारी गई। दुश्मन ने उन्हें ऊपर से छुप कर मारा। हमारे जवान उसे देख तक नहीं पाए और नीचे पूरे देश में मातम छा गया। हर रोज एक नई खबर, एक और घर में तिरंगे में लिपटा एक बेटा। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों घर, जहां एक मां, एक बहन,
एक पत्नी दरवाजे की तरफ देखती रह गई। उन्हीं दिनों की एक तस्वीर आज भी दिल चीर देती है। पहाड़ी रास्तों पर एक ट्रक जिस पर लदे थे शहीदों के ताबूत। वो ट्रक रास्ते में फंस गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था और तब उसी बटालियन के जवान आगे आए, अपने ही हाथों से उस ट्रक को धक्का देने लगे। जो साथी कुछ दिन पहले उनके साथ हंसते बोलते थे, वही अब अपने कंधों पर उनके ताबूत घर तक पहुंचाना चाहते थे, आखिरी बार पूरी इज्जत के साथ। और जब आखिरकार पूरी तस्वीर सामने आई तो भारत की सांसें रुक गईं। ये घुसपैठ नहीं थी, ये कब्जा था। एक दो चोटियां नहीं, दर्जनों चोटियां। 150 किलोमीटर लंबी सरहद पर दुश्मन फैल चुका था, हमारी ही जमीन पर। और सबसे खतरनाक बात अभी बाकी थी। इन चोटियों के ठीक नीचे से गुजरती थी एक सड़क, नेशनल हाईवे A वो सड़क जो श्रीनगर को लेह और सियाचिन से जोड़ती थी। ये भारत की लाइफलाइन थी। इसी से राशन जाता था, गोला बारूद जाते थे, हमारे जवान जाते थे। और अब दुश्मन उन चोटियों पर बैठा था जहां से वो उस पूरी सड़क को सीधे निशाना बना सकता था। अब वो सवाल जो शुरू में उठा था, हम लड़ किससे रहे थे, उसका जवाब साफ हो चुका था। हम चंद घुसपैठियों से नहीं, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी का मुकाबला कर रहे थे, जो हमारी गर्दन पर हाथ रखकर बैठी थी। जिस वक्त ये सच सामने आ रहा था, भारत के आर्मी चीफ जनरल VP मलिक देश से बाहर थे, एक विदेशी दौरे पर। लेकिन जैसे ही उन्हें इस खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और सीधे भारत लौटे। और लौटते ही उन्होंने एक बात साफ कह दी, ये घुसपैठ नहीं है, ये जंग है। अब दिल्ली जाग चुका था। सरकार के बंद कमरों में नक्शे खुलने लगे, फोन बजने लगे, फैसले होने लगे। और भारत ने अपने जवाब को एक नाम दिया, ऑपरेशन विजय। अब पूरे हिंदुस्तान से फौज उठ खड़ी हुई, रेजिमेंट्स को हुक्म मिला, बटालियंस तैयार हुई, गोला बारूद, राशन, हथियार सब उत्तर की तरफ। और इन कॉन्वॉयज में सिर्फ ट्रक्स नहीं थे, भारत के जवान थे। किसी जवान की छुट्टी मंजूर हो चुकी थी, रद्द हो गई। किसी की शादी तय थी, रुक गई। कोई अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगाकर ट्रेन में चढ़ गया। प्लेटफॉर्म पर एक हाथ हिलता रह गया और एक ट्रेन उत्तर की तरफ चल पड़ी, उन पहाड़ों की तरफ जहां से हर कोई वापस नहीं आने वाला था। यहां तक कि एक पूरी डिवीजन, 8th माउंटेन डिवीजन, जो कश्मीर घाटी में एक अलग ही मोर्चे पर तैनात थी, उसे खींचकर कारगिल भेजा गया। सोचिए, जिस जंग की भारत ने कल्पना भी नहीं की थी, उसके लिए अब पूरी ताकत झोंकी जा रही थी। अब डर पीछे छूट चुका था, अब बचा था सिर्फ गुस्सा और इरादा। लेकिन इरादा एक चीज थी और वो पहाड़ एक दूसरी। अब भारत को सबसे ज्यादा एक चीज की जरूरत थी, दुश्मन को देखना। आज की दुनिया में फौजें इसके लिए अंतरिक्ष में देखती हैं, सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष से जमीन की हर हरकत पर नजर रखती हैं। लेकिन 1999 में भारत के पास अपना कोई मिलिट्री सैटेलाइट नहीं था। हमारी अपनी आंख अंतरिक्ष में नहीं थी। भारत ने मदद के लिए देखा अमेरिका की तरफ, उनसे सैटेलाइट की तस्वीरें मांगी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। ऐन वक्त पर
उसने अपनी आंखें फेर ली। अब भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो किसी की मदद का इंतजार करो या फिर जो पास है उसी से लड़ो। और भारत के आर्मी चीफ ने एक बात कही, हम लड़ेंगे जो हमारे पास है उसी से। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह भारत का इरादा था। किसी के सहारे का इंतजार नहीं, अपने दम पर। लेकिन सच ये था, भारत इस वक्त अंधेरे में तीर चला रहा था। हमें ठीक से पता ही नहीं था दुश्मन कहां बैठा है, कितनी तादाद में, किस चोटी पर, किस बंकर में। हमारे जवान ऊपर चढ़ते और अचानक कहीं से गोलियां बरसती। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता ही नहीं था। इसलिए भारत ने अपनी ही आंखों से देखना शुरू किया। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर और कैनबरा विमान उन चोटियों के ऊपर उड़े, दुश्मन की तस्वीरें खींचने, और HAL चीता हेलीकॉप्टर्स उस खतरनाक ऊंचाई पर जहां हवा भी साथ छोड़ देती है वहां मंडराते रहे, हर मोर्चे को, हर बंकर को पहचानने। ये तस्वीरें सीधे आर्मी तक पहुंची और पहली बार दुश्मन का चेहरा साफ हुआ। और जो सामने आया उसने हर शक को यकीन में बदल दिया। ये कोई जल्दी में बनाया गया मोर्चा नहीं था, ये महीनों की तैयारी थी। पत्थर के मजबूत बंकर्स, ऊपर तक रसद पहुंचाने के रास्ते, और सबसे ऊपर वो चोटियां जहां से वो हमारी हर चाल देख सकते थे। अब उस सवाल का जवाब मिला जो हर किसी के दिमाग में था, भारत जीत क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि दुश्मन एक किले में बैठा था और हमारे जवान खुले में, नीचे से। भारत ने पहला बड़ा हमला किया तोलोलिंग पर। हमारे जवान चढ़े, पूरी जान लगाकर चढ़े, लेकिन ऊपर से बरसती गोलियों के सामने वो पहला हमला कामयाब नहीं हुआ। ये हिम्मत की कमी नहीं थी, ये उस पहाड़ की सच्चाई थी। और तब भारत को एक कड़वा सच समझ आया, एक ऐसा सच जो हर जवान के सीने में उठा। हम चढ़ सकते थे, हम लड़ सकते थे, हम मर सकते थे, लेकिन सिर्फ जमीन से ये पहाड़ नहीं जीते जा सकते थे। हौसला ऊपर था, खून बहाने का इरादा ऊपर था, लेकिन वो पहाड़ उससे भी ऊपर था। और तब भारत ने आसमान की तरफ देखा। इस जंग की शुरुआत में भारत ने अपने सबसे अच्छे बेटे खोए, कैप्टन सौरभ कालिया, उनके 5 साथी, कैप्टन अमित भारद्वाज, हवलदार राजवीर सिंह, और वो तमाम जवान जो उन चोटियों पर हमेशा के लिए सो गए। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ ये बताने के लिए कि दुश्मन आ चुका है। लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि उस खून की हर बूंद ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। अब डर खत्म हो चुका था, अब बचा था सिर्फ इरादा। पूरे देश से फौज उठ खड़ी हुई, हथियार तैयार, हौसले बुलंद। हर जवान की आंखों में अब एक ही आग थी, हर चोटी वापस लेंगे, हर इंच वापस लेंगे। जिन पहाड़ों को पाकिस्तान अपना किला समझ रहा था, वही पहाड़ियां अब उसका अंजाम बनने वाली थी। नीचे जमीन हिल रही थी, एक तूफान उठ रहा था, और ये तूफान अब रुकने वाला नहीं था। दुश्मन को अब तक ये अंदाजा नहीं था कि उसने किस शेर को जगा दिया है, और भारत ने अब उस ताकत को बुलाया जो ऊपर से कहर बनकर टूट सके, क्योंकि अब ये जंग एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अगले एपिसोड में ऑपरेशन सफेद सागर, भारत की हवाई ताकत इस जंग में उतरने वाली थी, लेकिन वो आसमान भी उतना ही खतरनाक निकला जितनी वो जमीन। पहली उड़ान, पहला नुकसान, और एक ऐसी कुर्बानी जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। कुछ युद्ध जमीन पर लड़े जाते हैं और कुछ आसमान से। कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं,
और कुछ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मिंट मिंट्यूज पर हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम उससे फिर से जीते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।